लिनक्स एक फ्री टूल है जो हमारी बहुत मदद करता है। हम लोग उसको कोई भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज भी होता है। आप मान लीजिए कि वो हैकिंग के लिए यूज हो सकता है, आप मान लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है, आप मान लीजिए कि वो एक सर्वर की तरह यूज हो सकता है। उसके बहुत सारे यूजेस हैं, पर्सनल यूज भी। तो लिनक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और जो लोग लिनक्स के बारे में अच्छे से जानते हैं उनको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। तो इसलिए हमने ये ट्यूटोरियल बनाया है जिसमें हम लोग आपको लिनक्स के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। लिनक्स क्या है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं और उसके कौन से एसेंशियल कमांड्स हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने चालू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आपको हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को नहीं मिस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट्स सेक्शंस पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं राम ग्रेट लर्निंग से और ये है हमारा लिनक्स का ट्यूटोरियल हिंदी में। हम लोग आज इस ट्यूटोरियल में लिनक्स के बारे में जानेंगे। तो ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल है जिसमें आप लोगों को लिनक्स के बारे में एक अंदाज़ा लगेगा कि वो क्या है और वो आपकी मदद कैसे करता है और आप उसमें बेसिक कमांड्स और तौर और तरीके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए लिनक्स के बारे में हम लोग को ये जानना होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपके मन में एक पर्सनल कंप्यूटर या पीसी आता होगा या आपके मन में एक लैपटॉप आता होगा। तो यही चीज़ें जनरली आपके मन में आएंगी कि ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि मेरे खुद के लैपटॉप पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। तो ये विंडोज़ 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर जो मेरा दोस्त है उसके पास मैक प्रो है। तो वो जो उसका दूसरा लैपटॉप है, जो एप्पल का लैपटॉप उसके पास है, उसमें दूसरा ओएस इंस्टॉल्ड है। वो है एप्पल का मैक ओएस। और फिर अगर आप कोई और चीज़ के बारे में सोचें, जैसे कि अगर आप फ़ोन की भी बात करें तो फ़ोन पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोडेड होते हैं और यूज़ होते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन पे एंड्रॉयड 10 है, तो इसका मतलब मैं एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्चुअल में क्या होता है? मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए आपके लिनक्स के उबुंटू या विंडोज़ या फिर मैक ओएस या फिर आपका एंड्रॉयड, तो या फिर आईओएस। तो ऐसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पर एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? तो ये जानने के लिए चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक यूज़र हैं और आपको कोई सॉफ्टवेयर को चलाना है कोई हार्डवेयर के ऊपर। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्या आप स्पेसिफिक हार्डवेयर बनाएँगे उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही केस होगा कि आप अपने हार्डवेयर को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि आप उसपे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चला पा रहे हैं। पर वो काफ़ी जेनेरिक यूज़ में नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको काफ़ी स्पेसिफिक यूज़ के लिए बना दिया है। तो जब आप किसी चीज़ को जेनेरिक यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, तो हार्डवेयर को आप ऐसे डिज़ाइन करें कि उसपे खूब सारे एप्लीकेशंस चल पाएँ। तो अब हम लोग को खूब सारे एप्लीकेशंस एक हार्डवेयर पे चलाने हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसेस शेड्यूल करने के लिए बहुत सारी इंट्रिकेट चीज़ें होती हैं जो करती हैं, जो होनी चाहिए आपके हार्डवेयर के साथ जब आपका एप्लीकेशन चल रहा हो। जो आपका यूज़र होगा, वो बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन के साथ काम कर रहा होगा, पर ये जो एप्लीकेशन होगी, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से नहीं बात करेगी। वो बात करेगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से।
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका इंटरफेस होता है आपके हार्डवेयर के बीच में और आपके बीच में। तो बेसिकली अगर आप अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए इंटरफेस जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारी मदद करता है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो वो मैनेज करता है आपके हार्डवेयर को। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया या आपके मोबाइल का हार्डवेयर हो गया, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। उसमें से जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपकी जो मेमोरी हो गया, आपकी जो सीपीयू हो गया, वो आपकी एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करने के लिए वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और जो आपका जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी, मतलब कि आपके प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कौन से तरीके में एग्जीक्यूट होंगे, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। आपका इनपुट हो गया, आपका आउटपुट हो गया, कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइस के लिए कोई ड्राइवर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो डिवाइस कैसे यूज़ होना चाहिए, तो वैसी खूब सारी चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अगर हम लोग छोटे में बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका मैनेजर सॉर्ट्स हो गया। वो आपकी हार्डवेयर को मैनेज करता है और आपके सारे के सारे एप्लीकेशंस को चलाता है। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं अपने हार्डवेयर पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, उनके डिफाइंड पर्पसेस हो सकते हैं। जैसे कि आपका विंडोज 10 हो गया, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने खूब सारे डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। आपका लर्निंग वर्जन हो गया, आपका प्रो वर्जन हो गया, आपका एंटरप्राइज वर्जन हो गया। तो इतने सारे वर्जन होते हैं आपके विंडोज के इटसेल्फ, और उन सब की खूब सारे पर्पसेस होते हैं। और ये जो पर्पसेस होते हैं उनको डिफाइन करते हैं कि आप विंडोज एंटरप्राइज एंटरप्राइज फीचर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। आप प्रो को प्रो फीचर्स के लिए डाउनलोड करते हैं। तो वैसे ही आपके सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कोई डिफाइंड पर्पस होता है, बट जनरली आप उनको खूब सारे जेनरिक पर्पसेस की यूज कर सकते हैं। पर वो हमेशा केस नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, उबुंटू जो है, उबुंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी मदद करता है खूब सारी चीज़ें करने में। और उसके लिए हम लोग बेसिकली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, खूब सारी चीज़ों के लिए। पर फिर आपके आते हैं काफ़ी डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो सिर्फ डेडिकेटेड चीज़ें चलाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई वीडियो गेमिंग कंसोल है, तो वो जो कंसोल पे जो ओएस चल रहा है, वो ओएस सिर्फ वीडियो गेम्स को चलाता है। आपके प्ले स्टेशन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होगा, वो आपके सिर्फ प्ले स्टेशन के गेम्स को चलाने में मदद करेगा। तो वो आपका हो गया डेडिकेटेड वाला। तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कि लिनक्स क्या होता है। तो लिनक्स बेसिकली समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके डिज़ाइन फिलॉसफीज़ होते हैं। मतलब कि उनके ऐसे फिलॉसफीज़ होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे काम करेंगे। तो आपके विंडोज़ की एक डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी है कि वो कैसे डिज़ाइन हुआ है और वो कैसे काम करता है। मैक की आपकी एक डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी है और उसकी वर्किंग फ़िलॉसफ़ी है। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ऐसी फ़िलॉसफ़ी होती है। तो स्टार्टिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स करके। तो यूनिक्स के एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी और वर्किंग फ़िलॉसफ़ी थी, जिसको लिनक्स कॉपी करना चाहता था। और लिनक्स ने वही किया। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके बिल्कुल विंडोज़ की तरह ही है और आपके मैक ओएस की तरह ही है। वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें इंटरफ़ेस देता है हमारे हार्डवेयर पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाने के लिए। तो ये हो गया आपका लिनक्स। अब लिनक्स और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि आपके विंडोज़ ओएस है, आपका मैक ओएस है, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है आपके लिनक्स में। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो लिनक्स बेसिकली एक बहुत ही कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उसमें खूब सारे चेंजेस इन्वॉल्व कर सकते हैं। जबकि आपके जो विंडोज़ ओएस है और जो मैक ओएस है, वो काफ़ी मैनेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मतलब कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस रहे उनके साथ, वो बिल्कुल मैनेज रहे, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़े। जैसे कि अगर आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कभी फायरवॉल के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अगर आप कैजुअल यूज़र हैं। हाँ, अगर आप एडवांस यूज़र हैं, तो आप जाके उससे छेड़खानी कर सकते हैं। पर लिनक्स में क्या होता है कि लिनक्स में ऐसे कोई चीज़ मैनेज नहीं होती है। वो कोई डेडिकेटेडली आपको एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते हैं। वो आपको बोलते हैं कि ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप कैसे भी उसको यूज़ करना चाहो, आप यूज़ कर लो। और इसलिए लिनक्स में जो कॉन्फ़िगरेबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कंपेयर टू आपके विंडोज़ या मैक, क्योंकि उनमें उनके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं,
वो चाहते हैं कि आप उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही तरीके से एक्सपीरियंस करें। तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उनको छुपा देते हैं। जबकि लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स की फिलॉसफी टोटली डिफरेंट है कि वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब कि कोई भी लिनक्स का इस्तेमाल कर सकता है और वो कंप्लीटली फ्री होते हैं। उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कॉन्फ़िगरेबिलिटी देता है। मतलब कि आपको ऑप्शंस देता है कि आप ये करो, वो करो और कुछ भी कर लो। तो ये हो गया आपका थोड़ा-सा डिफरेंस। जब हम लोग बेनिफिट्स में बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो थोड़ी लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि लिनक्स कैसे डेवलप हुआ था। तो लिनक्स जो है वो एक यूनिक्स बेस कर्नेल है जो लाइनस टॉर्वल ने 1991 में डेवलप किया था। अब वो यूनिक्स बेस कर्नेल है, इसका मतलब वो यूनिक्स के सोर्स कोड के ऊपर नहीं है, बेसिकली यूनिक्स की तरह है। तो जो लाइनस था उसने अब एक दिन सोचा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू जा रहा था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो खूब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो उसको लगा कि ये बहुत बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे और उसको इनको यूज करना था, पर पे करके नहीं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं यूनिक्स की फिलॉसफी लेता हूँ और उसके ऊपर मैं लिनक्स को बनाता हूँ। तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने लिनक्स कर्नल को स्क्रैच से लिखा और लिनक्स कर्नल को लिखते लिखते उसने देखा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट आ रहा है और जो बाकी के लोग थे उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिया और फिर लिनक्स बन गया आपका। उसने सबसे पहले एक कर्नल लिखा था। अब कर्नल क्या होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पर उसने लिनक्स कर्नल लिखा था। तो कर्नल आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, आपको उसके साथ खूब सारी दूसरी चीजें भी चाहिए होती हैं। तो खूब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज थे जो आपकी हेल्प करते हैं एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। वो आपके गनू ने प्रोवाइड किया। तो गनू एक प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली प्रोवाइड करता है खूब सारे सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज। तो उस वो सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज के साथ लेके और लिनक्स को लेके उन लोगों ने एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है। तो ये है आपके लिनक्स की हिस्ट्री, वो कैसे बना। वो इसलिए बना था क्योंकि लाइनस को लगा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो फ्री हो, मतलब कि ओपन सोर्स नहीं है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही बढ़िया डिजाइन फिलोसफी को फॉलो करता हो। तो चलिए अब हम लोग लिनक्स के बेनिफिट्स देखेंगे। तो इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि लोग लिनक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कई बार उनको बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से बेटर क्यों कंसिडर करते हैं। तो लिनक्स जो है उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है कि ये एक ओपन सोर्स टूल है। इसका मतलब आपको कोई भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। आप अभी के अभी जाके कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की इमेज डाउनलोड कर लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उसमें आप कोई भी चेंज लाना चाहें, आप कोई भी चेंज ला सकते हैं। और वो चेंज लाने के बाद अगर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें मतलब कि कोई भी एक कॉर्पोरेशन सॉफ्टवेयर को ओन नहीं करती है। ये कम्युनिटी का खुद का प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, इसको सपोर्ट कम्युनिटी करती है। लोग अपने फ्री टाइम में इसके लिए कंट्रीब्यूशंस लिखते हैं और इसमें डालते रहते हैं ओपन सोर्स में जनरली। और लिनक्स आपका एक ओपन सोर्स टूल हो गया, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे कोई एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसे या फिर एप्पल आपका ओन नहीं करता। तो जैसे कि अगर विंडोज 10 ले लें तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते मीनिंगफुली। अगर आप चाहें तो आप मैक ओएस को कोई चेंज नहीं ला सकते और उसको कोई रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मतलब कि वही मीन हो जाता है कि आप बस एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो उनका बिजनेस मॉडल यही है कि हाँ आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यू नीड टू गेट, आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। पर ओपन सोर्स से एक प्रोग्रेसिव नेचर आता है कि हाँ ये चीज़ सबको बिलोंग करती है और हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो लिनक्स एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आपके लिनक्स से देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है और जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब कि आपका लिनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका लिनक्स कर्नल हो गया और उसके साथ आप कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस अपने खुद के डाल सकते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स कर्नल के साथ
आपके सिस्टम लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर के साथ मिक्स होके कोई भी हो सकता है। जैसे कि उबुंटू आपका एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें लिनक्स का कर्नल यूज होता है और आपके खूब सारे सिस्टम पैकेजेस और सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज यूज होती हैं। और अगर उबुंटू देखें तो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो बिल्कुल ओपन सोर्स है, पर उनको कोई लोग डेवलप करते हैं कुछ लोग। और फिर आपका रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स हो गया, ये भी एक लिनक्स है। पर ये डिफर करता है कि इसमें कौन से सिस्टम लाइब्रेरीज हो रही हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और कौन से आपका बेसिकली पैकेजेस यूज हो रहे हैं, पैकेज मैनेजर और वो बहुत सारी चीज़ें। इवन दो वो लोग एक ही लिनक्स कर्नल यूज कर रहे हैं, वो उसमें चेंजेस लाते हैं और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हो जाते हैं, फिर तो वो थोड़े डिफरेंट वर्जन हो गए। पर आपका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है कि वो एक एक्चुअली पेड लिनक्स सॉफ्टवेयर है, तो वो थोड़ा वो ओपन सोर्स नेचर से डिफर करता है। पर उन लोगों ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट को, और उन लोगों ने जो उनका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स था उसको उन लोगों ने ब्रांच ऑफ कर दिया एक दूसरे वर्जन में, वो था उनका सेंटोस। तो उनका हो गया RHEL, उनका पेड वर्जन, और उनका सेंटोस हो गया जो उनका फ्री वर्जन है, जो पूरी जिसमें कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है, जिसको कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। तो ये है आपका ओपन सोर्स होने का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप टूल्स को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम के हेडेक के बारे में नहीं सोच के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने आप से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि वो हाईली फ्लेक्सिबल है। बेसिकली हाईली फ्लेक्सिबल लिनक्स का होना मतलब हो गया कि आप लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं खूब सारे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए। मतलब अगर आप उसको एक जनरल पीसी में डाल के यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको सिर्फ सर्वर बना के चलाना चाहें वही कर सकते हैं, या फिर कोई आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाना चाहें जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का, वो भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये ऐड कर सकते हैं। और ये डेवलपर्स बेसिकली लिनक्स इस्तेमाल करते हैं खूब सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो इसलिए हाईली फ्लेक्सिबल। अब लाइट वेट की बात करें तो इसमें यूजुअली आपका जो ब्लोटवेयर होता है वो जनरली बहुत कम होता है, क्योंकि जो लोग कंपनीज बनाती हैं आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनका जनरली ये एम नहीं होता है कि वो आपको खूब सारे थर्ड पार्टी ऐप्स डाल के दें कि ये ट्राई करो वो ट्राई करो, आके विंडोज़ की तरह। तो वो जनरली लाइट वेट होता है, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी होती है तो वो आपको सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जनरली काफ़ी ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं अगर लिनक्स का सपोर्ट है उस चीज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि काफ़ी लाइट वेट आता है, मतलब कि काफ़ी हल्का होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं लाइट वेट होने से। लाइट वेट होने से आप उसको लिनक्स को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने सॉफ्टवेयर को चलाना है और अपने यूज़र को देना है एंड यूज़र को, तो यहाँ पे वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और फिर हाईली कॉन्फ़िगरेबल, तो हाईली कॉन्फ़िगरेबल थोड़ा-सा सिमिलर है कि फ्लेक्सिबिलिटी में, कि वही आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, उसको बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। पर हाईली कॉन्फ़िगरेबल ये हो गया, ये भी हो गया कि आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप खूब सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि जो विंडोज़ और मैक ओएस होते हैं, वो काफ़ी मैनेज्ड ओएसेस होते हैं। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो मैनेज्ड होता है। आप उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा यूजुअली कम कर सकते हैं, या फिर खूब सारी वॉल्स होती हैं जिनको आपको क्रॉस करना होता है चेंजेस लाने के लिए, तो वो डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो कन्वीनिएंट चेंजेस कन्वीनिएंटली आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। जबकि लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आप काफ़ी कन्वीनिएंटली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसी चीज़ काम करती है, तभी आप उसमें चेंज ला सकते हैं, पर वो तो थोड़ा ऑब्वियस ही था। जो आप कोई भी फीचर को ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हटा सकते हैं, आपको वो नहीं पसंद। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएँगे कि ये रहना ही रहना है। तो आप अपने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। उसको ब्रिक कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं पता तो आप कई बार कर भी देते हैं। तो ये वही, पर बात ये हो गई कि लिनक्स को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आप ला सकते हैं, उसको टोटली टोटली अपना बना सकते हैं आप। तो इसलिए वो अगेन बहुत ही प्रेफर्ड है एनवायरनमेंट है आपके कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। फिर फ्यूअर मैलवेयर,
तो फ्यूअर मैनवेयर कहने की ये बात हो गई कि आपके जो लिनक्स है उसमें आपके वायरसेस जनरली कम होते हैं, क्योंकि जो वायरस जनरली डिज़ाइन होते हैं वो आपके कैजुअल पीसीज के लिए डिज़ाइन होते हैं। वो हो गया विंडोज़। तो सबसे ज़्यादा अगर आप वायरस देखेंगे वर्ल्ड में कहाँ हैं, किस सिस्टम के लिए डेवलप्ड हैं, तो वो जनरली आपके विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वही यूज़ करते हैं। अब मैं लिनक्स की इतनी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, उसको इतना ऊपर चढ़ा रहा हूँ, पर उसके जो यूज़ एक्चुअल वो जनरल पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सिंस उसका इतना यूज़ कम है, तो उसके लिए लोग मैलवेयर कम बनाते हैं, और आप अपने लिनक्स को काफ़ी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक आदमी का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे आदमी के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसा वायरस बनाना जो दोनों को सिमिलरली टारगेट करे वो डिफ़िकल्ट होता है। जबकि विंडोज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही रहते हैं। जनरली स्टैंडर्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके हर जगह। अगर आप काम कर रहे हैं आपके स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ पे देखेंगे कि एक ही वर्जन आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड है हर सिस्टम पे। पर ऐसा नहीं है कि वायरसेस नहीं होते हैं, हाँ थोड़े बड़े होते हैं, पर जनरली इतना नहीं सोचना पड़ता है वायरस के बारे में जब आप लिनक्स से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक और बेनिफिट है कि वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ऑसम है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाईली फ्लेक्सिबल के थ्रू बेनिफिट और लाइट वेट बेनिफिट। जैसे कि अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप अपना सॉफ्टवेयर सोली डेवलप कर पाएँ, तो उसमें लिनक्स बहुत ही बढ़िया है। उसमें आपके पास जो डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल हैं लिनक्स के साथ वो काफ़ी अमेजिंग हैं। वो आपका डेवलपमेंट ईजी भी बना सकते हैं। अब जनरली लोग अपना खुद का प्रेफर करते हैं, तो वो कहावत होती है ना, टू ईच हिज ओन, मतलब कि जो आदमी को जो पसंद है तो वो यूज़ करता है। तो वही बात हो गई। पर मेरे बायस में ये काफ़ी ऑसम है, लिनक्स काफ़ी ऑसम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और स्टेबल हो गया, तो लिनक्स जो आपका सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी से मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी में ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ऑपरेटिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें जितने भी आपके क्रैशेस होंगे वो थोड़े कम होंगे आपके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर्ड। हाँ, आपके एप्पल मैक ओएस जैसे इतना फाइनली ट्यून नहीं होते हैं, पर अगर आप दूसरी जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कंपेयर करें, जैसे आपके विंडोज़ फिर से आ गया इस केस में, तो आपका लिनक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। वो इतनी जल्दी आपका क्रैश नहीं करेगा। फिर लार्ज कम्युनिटी की बात होगी, तो लार्ज कम्युनिटी ये हो गया कि आपके जितने भी डिफरेंट आपके लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, उन सब के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। उबुंटू को ही ले लीजिए, उबुंटू की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ह्यूमंगस है, वो इतनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। वहाँ पे इतने सारे लोग हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, और वो आपके उबुंटू में ऐड होता जाता है। तो उससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी फाइन ट्यून्ड हो जाता है आपकी कम्युनिटी एफर्ट से, और वो फ्री भी रहता है। तो इसमें अगेन एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो गई। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आपको किसी को पे नहीं करना पड़ रहा है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। पर यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कोई गारंटी नहीं करता कि वो सॉल्व हो जाए। तो आपके पेड एनवायरनमेंट्स में वो डिफरेंट रहता है कि पेड लोग जनरली बोलते हैं कि पेड सॉफ्टवेयर्स में जो सपोर्ट रहता है वो जनरली ये रहता है कि आप अगर पे कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कोई एरर है तो वो पूरी कोशिश करते हैं आपके एरर को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे डेडिकेटेड लोग रहते हैं। पर यहाँ पे लोग जनरली कम्युनिटी में अपने फ्री टाइम में करते हैं, या फिर कोई जनरल पैशन है खूब सारे लोगों का एक साथ, तब वो जाके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा गारंटी नहीं रहती, पर तब भी एक कम्युनिटी होना बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई भी टूल का हॉलमार्क होता है कि उसकी जो कम्युनिटी कैसी है। तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई टूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी है, तो इसका मतलब कि वो काफ़ी पॉपुलर टूल है, और लोग लाइक करते हैं उसको यूज़ करना और उसमें कंट्रीब्यूट करना और उसमें दूसरे लोगों को हेल्प करना। फिर परफॉर्मेंस, अब जब आप लिनक्स को लेके परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अमेजिंग रहेगी, क्योंकि वो अगेन लाइट वेट है और आप उसको हाईली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको ऐसे कॉन्फ़िगर करें कि वो एक ही पर्पस सर्व करे, मतलब कि अगर आप चाहें कि तो वो सिर्फ सर्वर बन के रह जाए, और वो सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बन के रह जाए, और सिर्फ वही उसी चीज़ के लिए यूज़ हो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो बाकी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं जिसके लिए आपने उसको डिफाइन किया था। तो उससे पूरी की पूरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये है आपका लिनक्स से एक और बेनिफिट। तो लिनक्स से आप देख सकते हैं कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी मदद करते हैं, और लिनक्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, स्पेशली आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको इतने सारे यूज़ केसेस रहते हैं
हाईली स्पेसिफिक यूज़ केसेस जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करना होता है, तो वहाँ पे आपके जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस और विंडोज़ इतने यूज़फुल नहीं रहते। हाँ, विंडोज़ ओएस आपके खूब सारी जगह स्टिल यूज़ होता है, आपका विंडोज़ सर्वर यूज़ होता है खूब सारी जगह, पर लिनक्स और ज़्यादा पॉपुलर है उससे। ठीक है? चलिए अब हम लोगों ने बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं, देखेंगे लिनक्स और यूनिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। अब लिनक्स और यूनिक्स के बीच में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यूनिक्स के बारे में बताया कि लिनक्स एक यूनिक्स बेस्ड कर्नल है, तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना कि ये यूनिक्स क्या है। और आप लोग सोच रहे हैं कि यूनिक्स और लिनक्स इतने नाम इतने सिमिलर हैं, तो क्या ये सेम चीज़ है क्या? वेल दोस्तों को अब मैं आप लोगों को बताऊं कि लिनक्स और यूनिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप उसको ऐसे सोच सकते हैं कि वो फादर ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स था, क्योंकि वो वन ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डेवलप हुआ था। वो केन थॉमसन और डेनिस रिची ने डेवलप किया था अराउंड 1917 में बेल लैब्स के अंदर काम करते हुए, और ये AT&T का प्रोडक्ट है। और ये बेल लैब्स और AT&T आपके अमेरिकन कॉर्पोरेशन हो गए जो पहले अभी भी चल रहे हैं, और वेल AT&T अभी भी चल रहा है और बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो ये उनका सॉफ्टवेयर था, ये उनका पेड सॉफ्टवेयर था, तो वो सी में लिखा गया था। और इस यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने खूब सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि आपका मैक ओएस हो गया, वो आपका यूनिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। आपका सोलारिस हो गया और आपका AIX हो गया। तो जो ये सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली एक पेड सॉफ्टवेयर था जो AT&T बेचती थी अपने टाइम पे। तो ये थोड़ा पुराना ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पुराने टाइम पे जनरली यूज़ होता था, पर आजकल लोग लिनक्स यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया? तो जो लिनक्स है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो यूनिक्स लाइक है। तो आप ये वर्ड काफ़ी देखेंगे, यूनिक्स लाइक मतलब हो गया कि वो यूनिक्स की डिज़ाइन फिलोसफी और वर्किंग फिलोसफी फॉलो करता है, पर वो कोई सोर्स कोड नहीं शेयर करता आपकी यूनिक्स के साथ, वो सिर्फ प्रिंसिपल्स शेयर करता है। तो जब लाइनस टॉरवेल्ड लिनक्स को बना रहा था, तो उसने यही सोच के बनाया कि ये मेरे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की तरह क्यों नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने यूनिक्स को देखा और उसको बेसिकली छापा। मतलब छापा क्या, उसको मतलब कि स्क्रैच से लिखना शुरू किया, मतलब कि रिवर्स बेसिकली इंजीनियर किया कि वो उसको देख रहा है कि वो कैसे काम कर रहा है, और उसके बेस के ऊपर वो कोड लिखता गया। तो लिनक्स बेसिकली आपका यूनिक्स लाइक है, तो वो दोनों एक जैसे हैं पर वो एक नहीं है। वो काम एक तरीके से दोनों एक ही तरीके से करते हैं, पर वो एक नहीं है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। और लिनक्स की एक बहुत बड़ी बात है कि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी प्रमोट करता है, यूज़ ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप एंकरेज करता है। और जो आपकी यूनिक्स है वो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आपको जो लिनक्स है वो सिर्फ कर्नल है। और जब आप लिनक्स कर्नल को लेते हैं आपके दूसरे पैकेजेस के साथ और सिस्टम लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर के साथ, तब वो जाके बनता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके पास खूब सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो खूब सारे डिफरेंट आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो हम लोग जनरली उनको डिस्ट्रोज कहते हैं, क्योंकि आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाए जाते हैं वो एक्चुअली। तो डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होकर डिस्ट्रोज हो गया। तो आप देख सकते हो बहुत सारे डिस्ट्रोज हैं अवेलेबल, जैसे आपका फेडोरा हो गया, आपका एलिमेंट्री ओएस हो गया, आपका उबुंटू हो गया, डीबियन हो गया, एल्पाइन हो गया, ओपनसूस हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, आर्च लिनक्स हो गया और जुबुंटू हो गया। जैसे आपके पास खूब सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो आपको डिफरेंट यूज केसेस देते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो उबुंटू और जुबुंटू नाम सिमिलर हैं, तो वो एक्चुअली डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मतलब कि सिमिलर उनका सोर्स कोड ट्री सेम है, पर वो डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो जनरली ब्रांच होके दूसरे बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे डिस्ट्रोज हैं, और आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट जान के फिर आप शुरू कर सकते हैं आपका काम। अब जनरली बिगिनर्स के लिए रेकमेंड क्या होता है कि उबुंटू यूज़ करें, क्योंकि उबुंटू आपका सबसे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रो हो गया जनरल पर्पस के लिए। और ये थोड़ा इजी भी होता है आपके बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी देता है और आपको टर्मिनल कैपेबिलिटीज़ भी देता है। या फिर अगर आप चाहें कि अपने लिनक्स को मैक की तरह बनाना चाहें, तो आप एलिमेंट्री ओएस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उबुंटू के ऊपर काम को बेस के ऊपर काम करता है। या फिर अगर आप हार्डकोर काम करना चाहें या एंटरप्राइज में काम करना चाहें, तो आप रेड हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूब सारे डिफरेंट यूज केसेस होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आर्किटेक्चर और कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे लिनक्स के। तो अगर मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाऊं, तो सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है,
और ये हार्डवेयर बेसिकली आपका बताता है कि कितना सीपीयू यूजेज हो सकता है, कितना रैम यूजेज हो सकता है, कितनी मेमोरी है, कितनी हार्ड ड्राइव स्पेस है, और क्या क्या बेसिकली रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो हार्डवेयर में आ गया। फिर आपका लिनक्स कर्नल आता है। अब लिनक्स कर्नल क्या हो गया? लिनक्स कर्नल बेसिकली एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया जो बेसिकली पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में मदद करता है। वो हार्डवेयर को देखता है और देखता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और फिर हेल्प करता है उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। आपके जितने भी एप्लीकेशंस हो गए और जितने भी प्रोसेसेस उनको रन करना हो उस समय, या फिर आपका कोई डिवाइसेस हो गए उनको मैनेज करना है, आपके प्रोसेस को मैनेज करना है, तो उसके लिए आप एक कर्नल यूज़ करते हैं। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपके कर्नल्स होते हैं। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आपके लिनक्स कर्नल्स होते हैं, ठीक है? और फिर उसके ऊपर लेयर आती है शेल लेयर। तो जी शेल लेयर होती है वो बेसिकली आपका इंटरफेस होता है आपके लिनक्स कर्नल के लिए। तो जो कर्नल तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, पर आप कर्नल से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते, आप इंटरैक्ट करते हैं कर्नल के साथ शेल के थ्रू। तो ये सोच लीजिए जो कर्नल है वो आपका कोर हो गया, और जो शेल है वो आपका इंटरफेस हो गया। आप इस इंटरफेस के थ्रू खूब सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फिर आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आप बेसिकली एप्लीकेशंस या यूटिलिटीज़ रन करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कंपाइलर रन करना चाहें या फिर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन करना चाहें, तो आप शेल के थ्रू बताएंगे। आप कमांड लाइन इंटरफेस में ये बताएंगे कि मुझे ये एप्लीकेशन चलानी है या फिर मुझे ये चेंज करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो वो बेसिकली कर्नल को रिक्वेस्ट देगा और फिर वो रिक्वेस्ट होगी, ठीक है? तो ये हो गया आपका बेसिक आर्किटेक्चर। और अगर हम लोग कंपोनेंट्स को देखें थोड़ा और क्लियरली, तो कंपोनेंट्स उसके थोड़े ऐसे हो गए। आपका फिर से हार्डवेयर आ गया जिसमें आपका वही सीपीयू हो गया, मेमोरी है, रैम, और फिर आपका हार्ड ड्राइव स्पेस। और फिर आपका आता है लिनक्स कर्नल, जो बेसिकली हम लोगों ने बात की, वो सारे के सारे प्रोसेसेस को हैंडल करता है और हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो कर्नल के अंदर आपकी खूब सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके शेड्यूलर्स हो गए, तो जॉब्स को शेड्यूल करते हैं, प्रोसेसर्स को शेड्यूल करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने के लिए, स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट होने के लिए। और फिर आपका फाइल सिस्टम हो गया। अब आपको डेटा एक तरीके से स्टोर करना है, तो एक फाइल सिस्टम हायरार्की फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप डेटा एक तरीके से स्टोर करते हैं। फिर आपका सिक्योरिटी हो गया, तो वो भी कर्नल हैंडल करेगा कि आपकी कैसी फायरवॉल्स हैं, कैसी लेयर्स हैं। और फिर आपका नेटवर्किंग जो है, नेटवर्क जो है वो भी कर्नल के थ्रू कोडेड है और उसी के थ्रू होता है। और फिर आपके जितने भी ड्राइवर्स हो गए, जितने भी आप डिवाइसेस यूज़ करना चाहें, अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ड्राइवर्स के बारे में पता ही होगा ना। जैसे कि अगर आपने कोई नया माउस खरीदा और वो माउस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ड्राइवर स्पेसिफिक इंस्टॉल करने होते हैं। ये बेसिकली बताते हैं कि आपके जो डिवाइस है उसको कैसे यूज़ करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो वही वो भी आपके कर्नल पे हो गया। फिर आपका आता है इंटरेक्शन सिस्टम लाइब्रेरीज के साथ। ये लाइब्रेरीज बेसिकली आपको अलाउ करती हैं आपके एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ करने के लिए। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो जनरली आपके सिस्टम लाइब्रेरी में पड़ी होगी, आपको बस उसको कॉल करना होगा या फिर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी अपॉन आपके कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने पे। फिर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाते हैं। जैसे कि अगर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो एक सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। वैसे ही आपके लिनक्स पे एक ऑल्टरनेटिव है लिब्रे ऑफिस करके, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो आपके खूब सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट में आ गए। और फिर आपके यूजर प्रोसेसेस। सो यूजर प्रोसेसेस वो हो गए जो आप बेसिकली खुद डिफाइन करते हैं और खुद चलाते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा, मतलब कि अगर आप कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका काम हो गया कि आप वो क्रिएट कर रहे हैं। या फिर अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम में, तो वो इसमें आ जाता है। तो ये हो गया आपके लिनक्स के कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम लोग लिनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में खूब सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको एक-एक करके उनके थ्रू जाएँगे। तो सबसे पहला आ गया आपका कर्नेल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो क्या करता है। वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ हो गई जो हमारे लो लेवल इंस्ट्रक्शंस हो गए, जो यूज़ होते हैं हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए, उनको हाइड करता है। और बेसिकली हमें कोई काम करना हो तो हम कर्नल के डायरेक्टली थ्रू नहीं करते हैं, हम एक इंटरफेस के थ्रू करते हैं और कर्नल वो काम हमारे लिए करता है। तो जब कर्नल की बात आती है,
तो हम लोग एक चीज़ मन में रखनी है, वो है प्रिविलेज लेवल्स। तो आपके कर्नल के अंदर आपके खूब सारे मोड्स हो सकते हैं और इन मोड्स को हम लोग लेवल्स कहते हैं। तो इनमें से 2 मोड्स हैं आपके, एक यूज़र मोड और आपका एक कर्नल मोड। अब यूज़र मोड और कर्नल मोड में ये डिफरेंस है कि कर्नल मोड है, उसमें आपको जो एक्सेस रहता है आपके हार्डवेयर में, वो कुछ ज़्यादा ही ग्रेटर रहता है आपके यूज़र मोड से। तो कई बार आप स्विच करना चाहेंगे सिस्टम कॉल्स की मदद से अपने कर्नल मोड में, और उस कर्नल मोड में जाके आप कोई भी चेंजेस करना चाहें हार्डवेयर के साथ, तो आप वो कर सकते हैं कर्नल मोड के साथ। ये जो एबिलिटी है वो आपके यूज़र मोड में नहीं रहेगी, और इनमें स्विच करने के लिए आप सिस्टम कॉल्स की मदद कर ले सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये लेवल्स इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं लिनक्स कर्नल में, क्योंकि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है। मतलब कि अगर आप यूज़र से ही एक्सेस दे रहे हैं अपने हार्डवेयर की, तो कोई भी बंदा आके आपका हैक कर लेगा और कुछ गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए हम लोग ये रखते हैं। तो ये था हमारा कर्नल। अब चलिए शेल की बात करते हैं। तो जो शेल होता है आपका, वो बेसिकली आपका इंटरफेस हो गया आपके कर्नल के साथ। जब भी आप कोई भी चीज़ करना चाहें, मतलब कि कोई भी प्रोसेस को चालू करना चाहें, स्टॉप करना चाहें या मॉनिटर करना चाहें, तो तब आप एक शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपके शेल होते हैं बेसिकली आपके कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं। जैसे नेम बताता है उसका ना, जैसे उसका नाम बताता है, वैसे वही उसका काम भी है। आप कमांड्स डालते हैं आपके इंटरफेस में। ये कमांड्स आपके क्वेरीज हो सकते हैं, आपके रिक्वेस्ट हो सकते हैं, आपके प्रोसेस इनिशिएशन कमांड्स हो सकते हैं। खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स हो सकते हैं जो आप चलाना चाहें। एक बहुत ही सिंपल सा कमांड है, वो है आपका cd, डायरेक्टरी का नाम। वो आपको अलाउ करता है कोई भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। तो वो कमांड जब आप डालते हैं तो वो शेल के थ्रू आपके कर्नल को पता चलती है, और जो भी डीमन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ये आपके प्रोसेस के लिए, वो आपको फिर वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपके रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये शेल में बेसिकली आप अपने सारे के सारे कमांड्स डालते हैं, और ये कमांड्स डाल के आप अपने आउटपुट लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ करना चाहें, मतलब कि अगर आप विंडोज़ में काम करते हैं, तो विंडोज़ में आप कोई भी कहीं भी जाके क्लिक करके कोई भी चीज़ को ऑन करते हैं, तो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, वर्सेस आपका कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें आप कमांड्स डायरेक्ट लिख के डाल रहे हैं। डिफरेंस ये हो गया कि आप माउस और कीबोर्ड का उसमें इस्तेमाल करते हैं, पूरा पूरा हिल इधर उधर जाके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, जबकि आप इस शेल में आप कमांड लाइन यूज करते हैं। मतलब आप कमांड्स डालते हैं, एंटर करते हैं, और उससे कमांड्स आपके प्रोसेस होते हैं। कोई भी काम करना हो तो आप इसके थ्रू करते हैं, शेल के थ्रू करते हैं। अब कुछ मोस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशंस में, लिनक्स डिस्ट्रोज में आपके शेल भी रहेंगे और ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस भी रहेंगे, कुछ में नहीं रहेंगे। तो वो डिपेंड करता है। तो आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उबुंटू अगर बात करें, तो उबुंटू में आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है और आपका एक कमांड लाइन इंटरफेस भी है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मोस्टली सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो उसमें वो लोग बैश शेल यूज़ करते हैं। तो आपके दूसरे तरीके शेल्स हो सकते हैं। तो जो जनरल शेल यूज़ होता है वो है आपका बैश शेल। तो कहीं भी आप बैश देखेंगे तो शेल यूज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पे सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने गेट यूज़ किया है अपने विंडोज सिस्टम पे, तो आपने गेट बैश भी यूज़ किया होगा, और गेट बैश बेसिकली आपका बैश शेल हो गया जो आप अपने विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं। अब विंडोज़ पे भी आपके खूब सारे कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं, जैसे आपका CMD हो गया और आपका पावर शेल हो गया। आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं, और कोई भी कमांड्स चलाना चाहें तो आप वो विंडोज़ पे भी कर सकते हैं। अब हम लोग फाइल सिस्टम की बात करेंगे। फाइल सिस्टम बेसिकली हो गया एक तरीका आपके डेटा का स्टोर होने का। तो आपकी जो मेमोरी एलोकेटेड होती है आपके सिस्टम में, तो उसमें लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली बताता है कि डेटा कैसे आपका स्टोर होगा। बेसिकली आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है। तो इसमें कैसे काम करते हैं उसके भी थोड़े कमांड्स हैं जो हम लोग देखेंगे। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैकेज मैनेजर की। तो पैकेज मैनेजर्स बेसिकली ये मैनेजर्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, लिनक्स सिस्टम्स के अंदर, जो आपको अलाउ करते हैं आपके पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। तो ये पैकेज मैनेजर हो सकता है आपका Debian पैकेज मैनेजर, जो आपका उबुंटू में यूज होता है, या फिर आपके दूसरे पैकेज मैनेजर हो सकते हैं, जैसे आपका RPM पैकेज मैनेजर है जो आपके CentOS और RHEL में यूज होता है।
तो ये जो पैकेज मैनेजर्स होते हैं, ये बेसिकली आपको अलाउ करते हैं आपके पैकेजेस को डाउनलोड करने में, आपके पैकेजेस को रिमूव करने में, आपके पैकेजेस को मॉडिफाई करने में, और उनको बेसिकली कुछ भी करने के लिए तो आप पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको लिनक्स के बारे में थोड़ा पता है, तो आपको पता रहेगा कि आप कैसे अपने पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं एक कमांड के साथ, उनको डिलीट कर सकते हैं एक कमांड के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैकेज मैनेजर। ये बेसिकली उन्हीं की तरह हो गया जैसे कि आप ब्राउज़र पे जाते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ब्राउज़र पे जाते हैं, डाउनलोड क्लिक करते हैं वेबसाइट पे जाने के बाद, और डाउनलोड करते ही आपका जो पैकेज होता है, आपके सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड हो जाता है सिस्टम पे, और आप उसे डबल क्लिक करते हैं और एक इंस्टॉलेशन विज़िट आपकी मदद करते हैं उसको इंस्टॉल करने में। तो पैकेज मैनेजर भी वही हो गया जिसमें आप बस कमांड डालते हैं और फिर वो वेट करते हैं आपके पैकेज का डाउनलोड होने का, और जब वो डाउनलोड हो जाता है तो आप उसको बेसिकली इंस्टॉल कर देते हैं और चलाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके गेम्स हो सकते हैं, ये आपके ब्राउजर्स हो सकता है, ये आपका कोई भी म्यूजिक प्लेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके यूजर्स आते हैं। तो यूजर्स बेसिकली आपका ये हो गया कि आप कैसे यूजर प्रिविलेजेस दे सकते हैं, आपके जो एडमिन यूजर होता है उसकी क्या प्रिविलेजेस हैं, और जो आपके नॉर्मल यूजर्स हैं उनको क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तो आप ये काफ़ी हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका रूट यूजर होता है, उसके पास सारी एक्सेसेस होती हैं आपके सिस्टम के, जो भी, ये बेसिकली आपका एडमिन एक्सेस हो गया। जो आपके विंडोज़ पे अगर भी आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो नहीं चल रही हो कोई भी रीज़न से, और अगर आप उसको एडमिन के साथ चलाएं तो देखेंगे कि वो चालू हो गया है। तो सिमिलरली वैसे भी आपका लिनक्स में एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है। जैसे कि आपको कोई भी चेंजेस करने हो सिस्टम के अंदर ही अंदर, तब आपको रूट एक्सेस चाहिए रहता है। रूट एक्सेस आपको अलाउ करता है कोई भी चेंजेस आपके सिस्टम में बनाने के, मतलब अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना हो, या कोई सॉफ्टवेयर को रिमूव करना हो, या फिर कोई स्पेसिफिक परमिशंस देनी हो, तो आप वो कोई भी एरे गैरे यूजर के अकाउंट के थ्रू नहीं कर सकते। आपको रूट चाहिए रहेगा, या फिर ऐसा अकाउंट चाहिए रहेगा जिसके पास वो एक्सेसेस हों। फिर आपका आता है प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करना है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया आपके लिनक्स के बारे में। मतलब कि आपको जानना होता है कि कैसे आपको लिनक्स प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, वो प्रोसेसेस में कैसे आपको ट्रैक करना है, उनको देखना है कि वो कितनी सीपीयू यूजेज ले रहे हैं, कितना मेमोरी खा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी सिंपल है लिनक्स में, और लिनक्स में उनका खुद का प्रोप्राइटरी वो है कि आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कर रही है, वो चल रही है कि नहीं, उसको चलाना है तो क्या कमांड यूज़ करना है। अगर आपको उसको स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड पे चलाना है, शेड्यूल करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप उसको देखना चाहें कि वो उसके मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स देखना चाहें, मतलब कि उसका सीपीयू यूसेज कैसा है, उसमें कोई इनपुट्स या आउटपुट स्ट्रीमिंग तो नहीं हो रही है, उसकी मेमोरी यूसेज कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्रोसेसेस के बारे में। तो ये थे हमारे लिनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा आइडिया लगा हो कि लिनक्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अभी के अभी। तो वैसे लिनक्स में बहुत सारी चीज़ें आप जो कर सकते हैं, मतलब कि ये आपका गार्डन है, और इस गार्डन में आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे और थोड़ा जाके सेटअप करेंगे। तो इसके करने के लिए थोड़े रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। एक तो आपको उबुंटू की एक इमेज चाहिए रहेगी, और दूसरी आपको वर्चुअल बॉक्स चाहिए रहेगा। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। और ये भी रिक्वायरमेंट लेके चलिएगा कि आपके पास एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम है और 20 GB ऑफ फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस है। तो इससे आपको कोई परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं रहेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम पे, और उसके थ्रू हम लोग उबुंटू को चलाने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमें अलाउ करेगा उबुंटू को यूज़ करने के लिए एक वर्चुअल मशीन के अंदर, हमारे विंडोज सिस्टम के अंदर। अगर आप चाहें तो आप एक दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो है आप बेसिकली एक वर्चुअल मशीन को चलाएं कोई भी क्लाउड सर्विस पे। AWS, अज़ूर और GCP पे आपके पास खूब सारे ऑप्शंस हैं, खूब सारे क्लाउड सर्विसेज को चलाने के लिए। तो आप वो भी कर सकते हैं, वो फ्री भी हैं और वो काफ़ी सिंपल भी है। बस आपको थोड़े से कॉन्फ़िगरेशंस करना है उसमें। पर अगर आप लोग वो नहीं देखना चाहते हैं, अगर आप इसके थ्रू देखना चाहते हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स, एक उबुंटू इमेज होनी चाहिए आपके पास, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए, और आपके पास 4 GB रैम और 20 GB हार्ड ड्राइव स्पेस होनी चाहिए फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे
मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोला हुआ है और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। तो गूगल में यही डाल दीजिए, जो पहला लिंक आया है उसी पे क्लिक करें और वो लोड करेगा। और जैसे ही वो लोड करता है तो वो आपको दिखाएगा कौन कौन से पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम लोग विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड शुरू कर देगा। पर मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम लोग को एक और चीज़ चाहिए। हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट्स में जो डिसाइड किया था वो है उबुंटू की इमेज। तो एक और टैब खोलें, उबुंटू डाउनलोड लिखें और जो पहला लिंक आएगा डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप, ये आपके ubuntu.com पे रहेगा। अब उबुंटू डेस्कटॉप बेसिकली आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रखता है। ये पूरा पूरा प्रॉपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये आपका उबुंटू सर्वर नहीं है। और ये जो वर्जन आपको दिखा रहे हैं ये 20.04 LTS। तो ये क्या है? तो LTS मतलब हो गया आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो ये आपके अगले 5 साल तक चलता रहेगा यही वर्जन। और यूजुअली अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो वो ये वाला वर्जन यूज़ होगा, क्योंकि इसका जो सपोर्ट रहेगा वो एटलीस्ट 5 इयर्स तक रहने वाला है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करें और डाउनलोड क्लिक करते ही वो डाउनलोड कर देगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और ये 2.6 GB की इमेज डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये भी डाउनलोडेड है। तो चलिए मैं इन सबको खोलता हूँ। तो ये रहा हमारा फ़ोल्डर। मैंने इसको लिनक्स नाम दे दिया है और इसके अंदर हम लोग के पास दोनों इमेज और दोनों वो भी वर्चुअल बॉक्स भी है। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल बॉक्स को खोलूँगा, इस पे डबल क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ वाला वर्जन है। क्योंकि मैं विंडोज़ 10 चला रहा हूँ इसलिए मुझे यही चाहिए। तो इंस्टॉलेशन विज़िट चालू होगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, कोई ज़्यादा हम लोग को चेंज नहीं करने हैं। फिर से याद कर लें आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वर्चुअल बॉक्स और ये उबुंटू चलाने के लिए। आपको एटलीस्ट 4 GB और रैम चाहिए और एटलीस्ट 20 GB ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए, फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस। जैसे कि मैं इसको अपने सी ड्राइव में डालने वाला हूँ तो मेरे पास सी ड्राइव में थोड़ी अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा, मतलब इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे और इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट। अब ये हमको थोड़ी वार्निंग दे रहे हैं नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में कि आपके ये ओरेकल इंस्टॉल करने पे तो बेसिकली वो आपके नेटवर्क को रीसेट करेगा टेम्परेली। कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं पर ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। जस्ट येस पे क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू कर दीजिए इंस्टॉल क्लिक करके। तो वो चालू कर देगा पूरी की पूरी प्रोसेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट पे चेक मार्क रहने दूंगा और हम लोग यहाँ पे बेसिकली फिनिश कर देंगे प्रोसेस को। तो ये जैसे ही फिनिश होगा ये ओपन कर देगा हमारे वर्चुअल बॉक्स को। तो हम लोग वेट करते हैं उसको ओपन होने का। और जब तक वो ओपन होता है मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्चुअल बॉक्स खोला हुआ है और उबुंटू हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये जो उबुंटू है ये बेसिकली आपकी इमेज है। ये आपके जितने भी डॉट आईएसओ फाइल्स होते हैं वो बेसिकली आपके इमेजेस होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। आपके पास विंडोज़ का भी डॉट आईएसओ फाइल हो सकती है, आपके पास कोई दूसरे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी डॉट आईएसओ फाइल हो सकती है। ये जितनी भी इमेजेस है ना ये यूज़ होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहें तो उसके लिए बेसिकली आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज यूज़ करनी होती है। इमेज में क्या क्या होता है उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सोर्स इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट वाली और सारा सोर्स कोड होता है। तो बेसिकली आप जब भी कोई इमेज को चलाते हैं तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग इस केस में अगर उबुंटू इमेज को हम लोग वर्चुअल मशीन के अंदर चलाएंगे तो उसको चलाते ही हमारा उबुंटू चालू हो जाएगा एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। पर यहाँ पे हमारे विंडोज सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोग वर्चुअलाइज कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग वर्चुअली इसको एमुलेट कर रहे हैं कि ये चल रहा है हमारे सिस्टम पे। हम लोग कोई परमानेंट फिक्स नहीं करने वाले हैं। तो जब हम लोग थोड़ा और प्रोसेस में जाएंगे आप लोग और समझेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जो Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है वो खुल गया है। अब हमारे पास बेसिकली वर्चुअल बॉक्स है। अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं हमारे Ubuntu इंस्टॉलेशन के साथ। तो सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करते ही वो हमें पूछेगा नाम और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यहाँ पे कहता है प्लीज़ चूज़ ए डिस्क्रिप्टिव नेम एंड डेस्टिनेशन फोल्डर फॉर न्यू वर्चुअल मशीन। तो हम लोग को बताना होगा कि हमारी वर्चुअल मशीन कहाँ रहेगी। उसको आप लोग डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा और कोई नाम दे दीजिए।
तो चलिए हम लोग इसको देते हैं उबुंटू नाम। तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया कि ये लिनक्स टाइप है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, BSD, सोलारिस। आपका जो BSD हो गया वो आपका यूनिक्स बेस्ड हो गया, सोलारिस भी यूनिक्स बेस्ड हो गया। और ये लिनक्स है, हम लोग उसको लिनक्स ही रहने देंगे यहाँ पे। और वर्जन देखिए, तो यहाँ पे 64 बिट है, हम लोग का भी 64 बिट ही वर्जन है, AMD 64 यहाँ पे। तो ये 64 बिट है, तो ये सब रहने देंगे हमारा टाइप और वर्जन। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे वो हमें पूछेगा कि आप कितनी रैम एलोकेट करना चाहते हैं। आपके होस्ट सिस्टम पे एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ रैम रहेगी, जैसे मेरे सिस्टम पे इतनी रैम है और मैं इससे जितनी चाहूँ एलोकेट कर सकता हूँ मेरे वर्चुअल मशीन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 GB दिया हुआ है, चलिए इसको चेंज करके हम लोग इसको 2 GB कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 हटाऊंगा, 2048 लिखूंगा। तो मैंने 2048 दिया, तो मैं इसको 2 GB रैम दे रहा हूँ एक्सेस करने के लिए, ये बहुत बढ़िया साइज़ है। और हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब ये हमें बोलता है कि हार्ड ड्राइव स्पेस, अगर हम लोग हार्ड ड्राइव स्पेस एलोकेट करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू विश यू कैन ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क टू न्यू मशीन, यू कैन आइदर क्रिएट अ न्यू हार्ड डिस्क फाइल और सिलेक्ट वन फ्रॉम द लिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग कोई डेडिकेटेड यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारे जो भी लिनक्स हम लोगों ने चला रहे हैं, उबुंटू चला रहे हैं, उसके लिए डेटा स्टोर करने के लिए एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा कि कौन सा आप डिस्क फाइल टाइप चलाना चाह रहे हैं। हम लोग वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज ही रहने देंगे, वो जनरली रेकमेंडेड होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप डायनामिकली एलोकेटेड चूज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली फिक्स साइज नहीं रहेगा, वो उतना असाइन होगा जितना आपको स्पेस यूज करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अ डायनामिकली एलोकेटेड हार्ड डिस्क फाइल विल ओनली यूज स्पेस और योर फिजिकल हार्ड डिस्क एज इट फिल्स अप। तो आप यहाँ पे चाहें तो एक फिक्स साइज कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर अगर आप डायनेमिकली चाहें तो डायनेमिकली, तो हम लोग डायनेमिकली एलोकेटेड करेंगे। और यहाँ पे फाइल लोकेशन और साइज बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी सजेस्टेड है वही रहने देते हैं, 10 GB, इससे ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो बेसिकली स्टोर होने वाला है इस पर्टिकुलर जगह में। तो हम लोग क्रिएट क्लिक करेंगे और वो बेसिकली हमारे वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी वर्चुअल मशीन अब क्रिएट हो गई है, तो हम लोग इस वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए, मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज, डिस्प्ले, ऑडियो, नेटवर्क, USB, शेयर फोल्डर सब है। तो ये वर्चुअल मशीन को मतलब हम लोगों ने क्रिएट तो कर दिया है, पर अब हम लोग इसमें उबुंटू को डाउनलोड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करूँगा, तो इससे मेरी वर्चुअल मशीन चालू हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं डिटेक्ट करता है आपकी इमेज को, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपकी इमेज कहाँ है। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ऐड बटन पे क्लिक करें। तो जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये मेरी लोकेशन है, एफ ड्राइव में, मेरे लिनक्स के फोल्डर में ये रहा मेरा इमेज, ये रही मेरी इमेज। मैं इस पे इमेज को क्लिक करूँगा और फिर मैं ओपन कर दूंगा और फिर मैं इसको चूज़ करता हूँ। और फिर जब आपकी इमेज सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और अब आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। बेसिकली आप उबुंटू इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली इतने स्क्रीन में हमारा उबुंटू चालू हो रहा है। तो बेसिकली हमारे उबुंटू इमेज को लेके इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जितनी प्रोसेसिंग करनी थी उसने कर ली है। अब वो हमें ले जाएगा हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ट्राई उबुंटू है और इंस्टॉल उबुंटू है। अगर आप थोड़ा इम्पेशेंट है तो ट्राई उबुंटू कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लें। क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपने लैपटॉप पे अगर इंस्टॉल करना चाहें तो जो प्रोसेस रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगी। एक्चुअली एग्जैक्टली सेम रहेगी। बस आप वर्चुअल मशीन का नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप कोई USB या फिर कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसमें आप अपनी इमेज रखेंगे और स्टार्टिंग में आप चालू करेंगे। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इंस्टॉल उबुंटू करें। आप इंस्टॉल उबुंटू करेंगे यहाँ पे क्लिक, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अब हमसे पूछेगा कि कीबोर्ड लेआउट कौन सा होना चाहिए। जैसे कि मैं यूके प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूके लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे खूब सारी चीज़ें जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यूके के भी खूब सारे वर्जन्स हैं।
यहाँ पे एक इंडियन वर्जन भी होना चाहिए इंग्लिश का। ओके, नहीं है। थोड़ा सैड फैक्ट है, पर चलिए चलते हैं। यूके सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब ये पूछेगा कि आप कौन से ऐप्स इंस्टॉल करना चाहेंगे, नॉर्मल इंस्टॉलेशन चाहेंगे या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन चाहेंगे, मतलब कि सिर्फ वेब ब्राउज़र या बेसिक यूटिलिटीज़। यहाँ पे वो ऑफिस सॉफ्टवेयर भी डालेगा, गेम्स भी डालेगा और मीडिया प्लेयर। हम लोग ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कोर लिनक्स के साथ खेलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमल इंस्टॉलेशन क्लिक करूंगा, जिसमें से वो ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटीज़ डाउनलोड करेगा। हमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस, गेम्स और मीडिया प्लेयर की। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन थोड़ा लंबा रहेगा उस प्रोसेस। और अदर ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि आप डाउनलोड करना चाहें अपडेट्स, इस सॉफ्टवेयर के साथ भी कोई, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कोई अपडेट आए हों तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स और वाईफाई हार्डवेयर एडिशनल मीडिया करना चाहें तो उसमें ये भी ऑप्शन है। मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी बस इसको जाने दूंगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट है। ओके, मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा यहाँ पे। और कंटिन्यू क्लिक करते हुए हम लोग दूसरा सर्कल फिल करेंगे। हम लोग काफ़ी पास में पहुंच जाएंगे हमारे इंस्टॉलेशन के। ओके, अब हमें ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे वो बता रहा है कि दिस कंप्यूटर हैज़ डिटेक्टेड नो ऑपरेटिंग सिस्टम, वुड यू लाइक टू डू द फॉलोइंग। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डिटेक्ट नहीं किया, और ये सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने वर्चुअल मशीन लॉन्च किया है, तो यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। या फिर अगर आप चाहें तो इरेज डिस्क, और ये बेसिकली आपका प्रॉपर इंस्टॉल करेगा, मतलब कोई भी एक्चुअल प्रोग्राम्स, कोई भी डेटा हो तो उसको रिमूव करेगा, उसको ओवरराइट करेगा उबुंटू के साथ। पर यहाँ पे आप समथिंग एल्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप पार्टीशन करना चाहें अपने डिस्क को, तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे नए पार्टीशंस कर सकते हैं और उनमें इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैं बैक जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है और उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप डुअल बूट करना चाहें तो तब ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। डुअल बूट हो गया जिसमें आप विंडोज़ और एक लिनक्स डिस्ट्रो आप एक साथ इंस्टॉल करना चाहें, तो आप एक पार्टीशन में आप विंडोज़ डाल सकते हैं और दूसरे पार्टीशन में आप उबुंटू डाल सकते हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, तो मैं बस यहाँ पे इरेज डिस्क और इंस्टॉल उबुंटू करूँगा और इंस्टॉल नाउ सेलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्टेड बिलो विल बी रिटन टू द डिस्क, मतलब कि जो हम लोगों ने चेंजेस को कहा वो बेसिकली वो चेंजेस करेगा, तो वो जो हमारा पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करने वाला है इस फॉर्मेट के साथ ext4। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछेगा कि आप कहाँ पे हैं, तो ये बेसिकली आपका जोन लेगा, तो उसके हिसाब से वो टाइम जोन सब सेट करेगा, डेट वो सब। तो मैं इसको ये डिफ़ॉल्ट वाला रहने दूंगा क्योंकि उसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है। तो इसको कोलकाता छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट टाइम जोन में डाल सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में डालना चाहें, या फिर अगर आप जीएमटी में डालना चाहें, या फिर यूरोप में कहीं पार्ट में डालना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अब हमसे पूछेगा कि आप कौन हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे रेमी। तो मेरा नाम ले रहा है कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर का नाम ये रहेगा। तो ये वो नाम यूज़ करेगा दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो जब भी आपको अगर वो ब्लूटूथ ऑन करना तो आपको यही नाम दिखेगा। तो यूज़र नेम भी हम लोग यही रहने देंगे। पासवर्ड में मैं अपना खुद का पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ये पासवर्ड को अब करेंगे, तो रिक्वायर करते हैं क्योंकि फिर हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। तो वो बेसिकली शुरू कर देगा पूरी की पूरी प्रोसेस, जिसमें हम लोग का उबुंटू हमारे कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इंस्टॉल होगा अब। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आप बस यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ क्लिक करें, वो आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा। तो हम लोग इसको रीस्टार्ट होने देते हैं अभी। आप एंटर दबाएंगे और वो रीस्टार्ट करेगा आपके सिस्टम को, और आपका उबुंटू फिर से चालू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा उबुंटू। बेसिकली आप देख सकते हैं ये एक यूज़र नेम है। तो अगर हम लोग लॉगिन करें अब, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और एंटर करूँगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। तो बस लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली लॉगिन कर दिया है। थोड़ा सा स्मॉल साइज़ हो गया इसका, कोई बात नहीं, हम लोग को बस एक उबुंटू चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो हमसे पूछा कि आप कनेक्ट करना चाहेंगी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स, नहीं करना चाहेंगे कि अभी हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं स्किप क्लिक करता हूँ। और लाइव पैच सेटअप करना चाहते हैं, ओके, तो अभी हम लोग लाइव पैच नहीं सेटअप करना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। और इसको मैं नो डोंट सेंड योर सिस्टम इन्फो करूँगा क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहे। और लोकेशन सर्विसेज हम लोग बंद ही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल दिखाएगा सबसे पहले। हम लोग अभी इसका इस्तेमाल नहीं करें, तो मैं यहाँ पे डन क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है हमारे उबुंटू पे। तो ये बेसिकली आपका उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये आपके लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड है और इसके GNU के खूब सारे सिस्टम्स और लाइब्रेरीज इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायरफॉक्स अवेलेबल है। फायरफॉक्स एक और ओपन सोर्स टूल है, बेसिकली एक ब्राउज़र है, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर भी है जो आप खोल के चेक कर सकते हैं कि क्या कैसे किधर क्या हो रहा है। मेरा होम फोल्डर भी यहाँ पे है रेमी करके। और अगर आप देखें कि इसने बिल्कुल खोल दिया एक फाइल सिस्टम, बिल्कुल हमारे विंडोज सिस्टम की तरह, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स हैं, म्यूजिक एंड डाउनलोड्स एंड डेस्कटॉप है, खूब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है कि लिनक्स आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट विंडोज़ की तरह ही है यहाँ पे। जैसे कि उबुंटू तो आपका विंडोज़ की तरह ही है, आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक नया टर्मिनल खोलेंगे। तो ये जो टर्मिनल हम लोग खोलेंगे ये हो जाएगा आपका कमांड लाइन इंटरफेस, जो बैश टर्मिनल है बेसिकली। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक बैश टर्मिनल खोल रहे हैं। अब हम लोग टर्मिनल इससे खोल रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं टर्मिनल कमांड लाइन्स के साथ। तो वो है मेरा एंड गोल यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वो रेमी देगा, एट रेमी वर्चुअल बॉक्स। तो रेमी यहाँ पे मेरा यूज़र हो गया। तो ये है हमारा यूज़र और ये है हमारा बेसिकली सिस्टम का नाम, मशीन का नाम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यूजर्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे यूजर्स के स्पेसिफिक वो रहते हैं प्रिविलेजेस। जैसे कि आपका जो रूट यूजर है, रूट यूजर के पास बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं। आपके नॉर्मल यूजर के पास इतने प्रिविलेजेस नहीं होंगे जितने आपके रूट यूजर के पास रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्त लोग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप एक रूट में कैसे स्विच कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है SU। अब SU क्या है कि वो बेसिकली उसका फुल फॉर्म ये हो गया कि आप सुपर यूजर मांग रहे हैं। अगर आप एंटर करें तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब ये पासवर्ड आपके रूट पासवर्ड होना चाहिए। तो हम लोग वो पासवर्ड एंटर करेंगे जो हम लोगों ने रेमी के लिए एंटर किया था, क्योंकि वो बेसिकली हमारा रूट पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये कमांड टाइपिंग करेंगे sudo su। अब sudo su जनरली वो आपको पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। जैसे कि आपने जो पासवर्ड अभी एंटर किया वो आपसे पहले पूछेगा। ये मुझसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैंने एक्चुअली टेस्ट आउट कर लिया था इसको पहले से ही, तो इसने मुझे पूछा नहीं। तो ये डायरेक्ट इसने रूट चेंज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे सुपर यूजर एक्सेस चाहिए और वो भी इस अकाउंट के थ्रू। तो मुझे इस अकाउंट का पासवर्ड डालना होगा, उससे मुझे रूट एक्सेस मिल जाएगी इस अकाउंट में। तो इससे एक्चुअली जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी वो एक और बढ़ जाती है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा सिक्योर है। तो ये हो गया आपका रूट बेसिकली चेक करने के लिए। और अगर आप लोग चाहें और ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पासवर्ड्स हैं, मतलब कि कौन कौन यूज़र अकाउंट्स यूज़र्स क्रिएट हुए थे, तो उसके लिए भी एक कमांड है। मतलब कि अगर आप लोग देखना चाहें कि कौन कौन से यूज़र्स हैं अकाउंट आपके उबुंटू पे, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, कैट etc और पासवर्ड। तो आपको दिखा देगा कि आपके कौन कौन से अकाउंट्स हैं इस उबुंटू पे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़े और लेस कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक से दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको फिर से रीड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट, इसका मतलब हम लोग रूट एक्सेस के साथ हैं और वो एट हम लोगों को रेमी वर्चुअल बॉक्स दिखा रहा है। तो ये हमारी मशीन का नाम हो गया। अब दूसरी चीज़ है, वो हमें /home/रेमी दिखा रहा है। ये बेसिकली हमारी डायरेक्टरी है। अब डायरेक्टरी यहाँ पे क्या हो गया, तो डायरेक्टरी बेसिकली आपकी फोल्डर लोकेशन हो गई। तो जब हम लोग फाइल सिस्टम की बात करते हैं, कैसे डेटा आप ऑर्गेनाइज करके स्टोर करते हैं, तो उसमें हम लोग बेसिकली फाइल सिस्टम की बात करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि खूब सारी डायरेक्टरीज होती हैं जनरली। ये आपके विंडोज सिस्टम पे भी होता है। जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप पे जाएं और वहां पे एक फोल्डर क्रिएट करें, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि सी ड्राइव पे यूजर्स पे
और मेरे यूज़र का नाम हो गया ये, और ये डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है। तो ये एक हो गई हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे। तो वैसे ही आपकी उबुंटू पे भी डायरेक्टरीज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बनाएँ तो वो एक और फ़ोल्डर बनेगा और यहाँ पे स्लैश की तरह ऐड हो जाएगा। मतलब कि वो अगर हम लोग एक और फ़ोल्डर बनाएँगे तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, न्यू फ़ोल्डर इनसाइड न्यू फ़ोल्डर। तो ऐसे ही आपकी बनती ही जाएँगी। तो ये आपका बेसिकली ट्री बन रहा है, जिसमें आपके सी ड्राइव स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और बाकी के हैं वो नोड्स हो गए आपके, निकल के जाते हैं। यूजर्स के अंदर खूब सारे फोल्डर्स हैं, रेमी के अंदर खूब सारे फोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप के अंदर खूब सारे फोल्डर्स हैं, न्यू फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है। तो ये आपका लास्ट लीफ हो गया, पर आप ऐसे क्रिएट करते करते जा सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्टरीज होती हैं आपके सिस्टम पे। वैसे ही आपके उबुंटू पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनी हुई है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आप कौन सी डायरेक्टरी पे हैं? वो आप यहाँ देख के कर सकते हैं कि आप कौन सी डायरेक्टरी पे हैं, पर वो आपको हमेशा पूरा डायरेक्टरी एड्रेस नहीं देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे pwd टाइप करें। जो pwd कमांड होता है वो बेसिकली आपकी पूरी की पूरी डायरेक्टरी को लिस्ट कर देता है। अगर मैं एंटर दबाऊं यहाँ पे तो दिखा देता है कि मेरी जो करंट डायरेक्टरी है वो है /home/remi। ठीक है, तो ये मेरी डायरेक्टरी दिखाता है। और अगर मान लीजिए कि हम लोग एक और दूसरे फोल्डर में जाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए मैं आप लोगों को जल्दी से दिखाता हूँ। ls कमांड, तो जो ls कमांड होता है ये बेसिकली आपके कोई भी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको लिस्ट करता है। तो वो ls मान लीजिए लिस्ट करके है। आपका जो प्रीवियस कमांड था वो था pwd, ये आपकी करेंट डायरेक्टरी लिस्ट करता है। और अगर आप देखना चाहें कि आपके डायरेक्टरी में, जैसे कि रेमी हमारा करंट डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग ls दबाएंगे या लिखेंगे और फिर एंटर दबाएंगे। तो ls लिखने पे आप देख सकते हैं कि खूब सारे यहाँ पे फोल्डर्स हैं, या फिर आप डायरेक्टरीज बोल लीजिए, उनको बेटर रहेगा। जैसे कि डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी होगी, डॉक्यूमेंट्स एक डायरेक्टरी होगी, पीडब्ल्यू डाउनलोड यहाँ पे एक डायरेक्टरी, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस। वैसे ही है जैसे हमारे विंडोज सिस्टम पे था। जैसे कि हम लोग विंडोज सिस्टम में बेसिकली users/remi/desktop/न्यू फोल्डर में थे। यहाँ पे हम लोग /home/remi पे हैं। तो हम लोग यहाँ डेस्कटॉप के अंदर जा सकते हैं। अब आप कोई भी किसी भी उसके अंदर कैसे जाएंगे, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो किसी भी डायरेक्टरी के अगर अंदर आपको जाना हो तो आप cd कमांड यूज कर सकते हैं। तो cd कमांड बेसिकली आपको अलाउ करता है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना। तो अगर आप डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहते हैं तो cd लिखें और फिर डेस्कटॉप लिखें। और ये ध्यान रखिएगा जब आप डेस्कटॉप लिख रहे हैं तो वो प्रॉपर डेस्कटॉप लिख रहे हैं, मतलब जो भी स्पेलिंग है, जो भी केस है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डी कैपिटल है तो यहाँ पे आपको डी कैपिटल रखना ही रखना होगा। और बाकी आप यहाँ पे डेस्कटॉप लिख लें। मैंने डेस्कटॉप लिखा और आप देख सकते हैं मेरी जो करंट डायरेक्टरी है वो चेंज हो गई। तो अगर हम लोग pwd कमांड फिर से करें तो आप देख सकते हैं /home/remi/desktop। और अगर मैं देखना चाहूँ डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है, तो हम लोग ls दबाएंगे तो उससे सारे आइटम्स लिस्ट हो जाएंगे इस करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए वो कुछ दिखा नहीं रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप खुद की डायरेक्टरी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब भी विंडोज में कोई नया फोल्डर बनाना चाहे या कोई नई डायरेक्टरी बनानी चाहिए तो उसमें राइट क्लिक करके हम लोग एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन यूज करेंगे। तो देखते हैं कि डायरेक्टरी बनाने का कमांड क्या है। एक काफी सिंपल सा कमांड है, mkdir करके। तो mkdir जो कमांड होता है वो बेसिकली हमें डायरेक्टरी बनाने में मदद करता है। तो वही हो गया mkdir, बेसिकली मेक डायरेक्टरी कमांड हो गया। तो mkdir लिखें और कोई भी नाम दें आपके फोल्डर को। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा new_फोल्डर या फिर न्यू डायरेक्टरी। ये चलिए इसको थोड़ा और लेस कंफ्यूजिंग बनाया और सिर्फ न्यू लिखें और एंटर दबाऊंगा। तो जैसे ही मैंने mkdir न्यू किया तो एक नया डायरेक्टरी क्रिएट हुई मेरे डेस्कटॉप के अंदर जिसका नाम है न्यू। अब मैं कैसे चेक करूंगा, ls कमांड यूज करके। तो मैं ls दबाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी आ गया जिसका नाम है न्यू। मैं cd लिखूंगा और फिर new लिखूंगा और मैं, अब आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो गई है /home/remi/desktop से /home/remi/desktop/new। और इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। अगर मैं ls करके देखूं तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, और आप pwd फिर से डालें और आपको पूरे की पूरी डायरेक्टरी मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कमांड्स। अब आप वापस कैसे जाएंगे, अगर सोच लीजिए कि आपने ये सब बना लिया है, आप वापस जाना चाहते हैं,
तो वापस जाने के लिए एक आपको सीडी का फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर आपको तो लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग वापस जाएंगे कैसे? मतलब कि अगर मैं सीडी लिखूं और मैं रेमी पे जाना चाहूँ, /home/रेमी, तो कैसे जाऊंगा? तो आप एक तरीके से जा सकते हैं। आप सीडी डॉट डॉट लिखें। अब सीडी डॉट डॉट क्या करता है? वो बेसिकली आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में ले जाता है, जहाँ पे आप प्रीवियस डायरेक्टरी में ले जाता है। मतलब अगर आप न्यू में हैं, अगर आप डेस्कटॉप में जाना चाहें तो आप सीडी डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो मैं सीडी डॉट डॉट लिखूंगा और मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ जाऊंगा। यहाँ पे देखिए अब न्यू नहीं है, सिर्फ डेस्कटॉप है। अब मैं सीडी डॉट डॉट फिर से लिखूंगा। अब मेरे सीडी डॉट डॉट फिर से लिखने से अगर मैं एंटर दबाऊं तो मैं फिर से /home/रेमी पे आ गया। और अगर हम लोग एलएस करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप हो गया। अब ये जो डॉट डॉट हो गया, ये बेसिकली डिफाइन करता है आपके प्रीवियस डायरेक्टरी को। आपके हर डायरेक्टरी में डॉट डॉट रहेगा, जैसे कि रेमी के अंदर आपका डॉट डॉट रहेगा, डेस्कटॉप के अंदर डॉट डॉट रहेगा, न्यू के अंदर डॉट डॉट रहेगा। जब भी आप उन पे जाएंगे तो आप बेसिकली प्रीवियस डायरेक्टरी पे जा रहे हैं। अगर मैं रेमी से सीडी डॉट डॉट जाऊं तो मेरे को होम ले जाएगा, है ना? तो चलिए हम लोग वापस रेमी पे जाते हैं और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। और अगर आप कंट्रोल एल दबाएंगे तो वो बेसिकली ये ऊपर पुश कर देता है ये जितना भी आपका कमांड्स हैं। तो कंट्रोल एल दबाया तो उसने पूरा पुश कर दिया। ओके, या फिर आप क्लियर कमांड भी दे सकते हैं, उससे वो स्क्रीन को क्लियर कर देता है। तो देख रहे हैं स्क्रॉल बार अब छोटा हो गया, बड़ा हो गया। और मैं यहाँ पे ls-a करूँगा। तो ls बेसिकली हमारा लिस्ट कमांड था, और जो -a है वो बताता है कि मुझे लिस्ट करना है, तो मुझे हर चीज़ लिस्ट करनी है। मुझे हिडन डायरेक्टरी भी लिस्ट करनी है। जब आप नॉर्मली ls करते हैं तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा। पर अगर आप ls-a करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज आएंगे, क्योंकि इसमें वो हिडन डायरेक्टरीज नहीं डालता। जैसे कि आप हिडन फोल्डर बनाते हैं विंडोज पे, वैसे आप हिडन डायरेक्टरीज भी रख सकते हैं लिनक्स पे। अगर मैं ls-a करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी खूब सारी नई डायरेक्टरीज आ गई, जैसे कि डॉट कैशे और मेरा डॉट कॉन्फ़िग, डॉट gnu pg, डॉट लोकल, डॉट ssh, और यहाँ पे एक डॉट और दो डॉट। तो ये जो एक डॉट है ये बेसिकली आपके रिफर करता है करंट डायरेक्टरी को, और जो आपका डबल डॉट है वो आपके रिफर करता है प्रीवियस डायरेक्टरी को। तो अगर मैं डॉट कैशे के अंदर जाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा cd डॉट कैशे, एंटर, और देख सकते हैं मैं कैशे के अंदर आ गया। एलएस करता हूँ तो देख सकते हैं ये उसके कंटेंट्स हैं ये सारे के सारे। और अगर मैं वापस बाहर जाना चाहूँ तो मैं cd डॉट डॉट लिखूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा रेमी में। तो ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो cd लिखें और डॉट स्लैश लिखें। तो डॉट स्लैश क्या डिफाइन करता है? वो बेसिकली करंट डायरेक्टरी को लेता है। डॉट आपका रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट आपका प्रीवियस डायरेक्टरी। तो cd डॉट लिखें, स्लैश लिखें, और कोई भी चीज का नाम दे दें। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे जाना चाहें तो डेस्क टॉप लिखें और वो आपको डेस्कटॉप पे ले जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो ये यूज़फुल होता है जब आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करना हो या फिर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना हो कहीं से। ठीक है, तो ये आपका cd कमांड हो गया। ये मैंने आपको ls कमांड के बारे में बताया, और मैंने आप लोगों को हिडन डायरेक्टरी के बारे में बताया। आप खुद ही हिडन डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें तो। बस mkdir कमांड का यूज़ करें, डॉट लिखें और कोई भी नाम दे दें, जैसे कि मैंने हेलो कर दिया। तो अगर मैं ls करूँगा इसी डायरेक्टरी में तो मुझे सिर्फ न्यू आएगा, पर अगर मैं ls-a करूँगा तो मुझे डॉट हेलो भी आएगा और ये डॉट डॉट और डॉट भी आएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को जो बेसिक कमांड्स थे वो थोड़े समझ में आ गए। ये काफ़ी बेसिक कमांड्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं आपको ट्रैवर्स करने के लिए, आपके एक जगह से दूसरी जगह, और छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए। तो मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड्स सिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ एडिटर कैसे खोलते हैं। जब भी आप लिनक्स के साथ काम कर रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फाइल्स क्रिएट करना। वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना जिसमें आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई बैश स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत ईजी होता है ये करना। आप अगर उबुंटू पे काम कर रहे हैं तो आप नैनो लिखें और कोई भी नाम लिख दें आपकी फाइल का। जैसे कि आप हेलो डॉट एच टी एम एल बनाएंगे, ये आपकी एच टी एम एल फाइल हो गई। तो आप नैनो लिखेंगे तो नैनो क्या करेगा? ये बेसिकली आपका एक नैनो एडिटर खोल देगा जिसमें आपकी ये फाइल खोल देगा नई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पूरा एडिटर खुल गया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि मैंने एच टी एम एल लिख दिया, गलत टैग से शुरू किया, सही टैग से गलत एंडिंग से।
अब मैं HTML लिखा यहाँ पे, अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैं सेव करने के लिए क्या लिखूंगा, कंट्रोल O प्रेस करूंगा। ये मुझे पूछेगा कि इज दिस द फाइल नेम यू वांट टू राइट, मतलब ये नाम चाहिए आपको इस फाइल के लिए। मैं करूँगा हाँ, और मैं एंटर दबाऊंगा। और जब मैं सेव कर लूँगा, मैं कंट्रोल X दबा दूंगा तो मेरा एग्जिट कर देगा। तो हम लोगों ने बेसिकली एक HTML फाइल बना ली। अगर मैं ls करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे hello.html एक फाइल आ गई है। अब अगर आप लोग चाहें एडिटर ना खोलने की और ऐसे ही कोई भी फाइल को बनाना चाहें, तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं टच, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि fun.html या fun.txt, और ये आपकी एक नई फाइल बना देगा उस करंट डायरेक्टरी में। तो अगर हम लोग फिर से ls करें तो आप देख सकते हैं एक है fun.txt भी आ गया। तो जो नैनो है ये बेसिकली आपका एक टाइप ऑफ एडिटर है। आप कोई भी फाइल को खोल सकते हैं नैनो में। जैसे कि अगर मैं fun.txt को खोलना चाहूँ तो मैं नैनो लिखूंगा और fun.txt लिखूंगा और मैं एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, हेलो गाइस, I hope you are doing fine. कंट्रोल O, कंट्रोल X, और मैं अगर ls करूं तो देख सकते हैं fun.txt और hello.html है। और अगर आप लोग बिना एडिटर खोले देखना चाहें किसी चीज़ का कंटेंट, तो आप cat कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो जो cat कमांड है वो बेसिकली आपका फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए। तो जैसे कि अगर मैं cat और fun.txt यूज़ करूं तो मुझे एक आउटपुट आएगा, वो है हेलो गाइस आई होप यू आर डूइंग फाइन, ये जो हम लोगों ने अंदर लिखा था। अगर मैं hello.html का cat करूं तो cat hello.html, तो आप देख सकते हैं उसने मेरे को कंटेंट दे दिया hello.html का। तो ये हो गया आपका cat कमांड। और अगर आप लोग देखना चाहें मल्टीपल फाइल्स का आउटपुट एक साथ, तो आप ये भी कर सकते हैं cat hello.html एंड cat fun.txt, और मैं एंटर दबाऊंगा तो देखेंगे कि उसने एक साथ दिखा दिया। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ है कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कितनी जल्दी hello.html और fun.txt लिख दिया। एक्चुअली मैंने बिना पूरा लिखे ही डाल दिया ये। अब मैंने ये कैसे किया, तो बेसिकली मैंने ये ऐसे किया, मैंने लिखा cat हेलो HE लिखा और मैंने टैब बटन दबाया। मेरे टैब बटन दबाने से क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि जो फाइल्स HE से चालू होती हैं इस डायरेक्टरी में, उनमें से ढूंढता है फाइल्स को, और अगर उसको कोई और फाइल नहीं मिलती जिस जो HE से स्टार्ट होती है, तो वो एक जो फाइल मिली है उससे रिप्लेस कर देता है। वैसे ही मैंने फन लिखा और मैं टैब दिखाया तो उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो ये बेसिकली आपका ऑटो कंप्लीट फीचर है। मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए फिर से आ गया। और ऐसे आप बहुत सारे कमांड्स के साथ ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर सी डी डॉट डॉट जाऊँ, या फिर अगर CDN लिखूं और मैं टैब दबाऊं तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा, और एंटर करूं तो मैं न्यू में आ गया। तो वो ऐसे काम करता है। और एक और कमांड दिखाता हूँ आप लोगों को, वो है हिस्टरी कमांड। तो बेसिकली ये हमको दिखाता है कि कौन कौन से कमांड्स हम लोगों ने अभी तक लिखे हैं। तो रूट डायरेक्टरी के साथ हम लोगों ने खूब सारे कमांड लिखे हैं। अगर मैं एंटर दबाऊँ तो आप देख सकते हैं सारे लिस्ट, हम लोग 38 कमांड्स लिखे हैं। और वही आपकी हिस्ट्री दिखाता है कि आपने कौन कौन से कमांड्स लिखे हैं। अगर हम लोग एग्जिट करें रूट से और फिर हिस्ट्री दबाएं या लिखें और एंटर करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं। तो आपके जो रूट एक्सेस के थ्रू जो कमांड्स हैं और जो आपके बिना रूट एक्सेस कमांड्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। और अगर मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोग फिर से एंटर करेंगे रूट एक्सेस में। जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे, CD डेस्कटॉप करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, ls करेंगे, यहाँ पे खूब सारे फाइल्स हैं। अब मैं इन फाइल्स को मूव करना चाहूँ, या एक्चुअली हम लोग इनको पहले रिमूव करना दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं fun.txt को मूव करना चाहूँ न्यू में, मतलब ये न्यू एक डायरेक्टरी है और ये एक मेरी टेक्स्ट फाइल है, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, mv fun.txt करूँगा और मैं लोकेशन दूंगा कौन से डायरेक्टरी में। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं भेजूँ /new डायरेक्टरी में। तो मैं ये लिखूंगा /new और एंटर करूँगा। तो आप देखेंगे अगर ls किया है मैंने तो मेरी fun.txt है नहीं यहाँ पे। और अगर हम लोग न्यू में जाएं तो, और अगर ls करें न्यू के अंदर, तो आपको fun.txt मिल जाएगी। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप rm कमांड यूज़ कर सकते हैं। rm कमांड टाइप इन कीजिए और आपकी फाइल का नाम टाइप कीजिए और एंटर दबाएं। और फिर अगर ls करेंगे तो देखेंगे कि वो नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ को फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं ls करता हूँ
और मैं यहाँ पे हर चीज़ रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं rm लिखूंगा और मैं -rf टैब दूंगा। तो ये मेरा बेसिकली अलाउ करेगा हर चीज़ को रिमूव करने के लिए फोर्सफुली। अब ये फोर्सफुली हम लोग को अलाउ करता है। अब हर चीज़ को कैसे रिमूव करूँ, तो उसके लिए मैं स्टार यूज़ करूँगा। तो स्टार बेसिकली जितनी भी करंट डायरेक्टरी में चीज़ें हैं उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं एंटर दबाऊंगा और ls करूँगा तो देखिए अब कुछ नहीं है, वो दिखाई नहीं रहा है क्योंकि मैंने हर चीज़ को रिमूव कर दिया। और मैंने आप लोगों को उस कमांड के बारे में बताया नहीं, जब आप रूट में हैं अगर आप निकलना चाहें तो आप एग्जिट कमांड दे सकते हैं। एग्जिट कमांड देने से आप रूट एग्जिट कर जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके साथ कि आप अगर अप एरो बटन दबाएं तो वो आपको प्रीवियस कमांड उस यूज़र के साथ देगा। जैसे कि मैंने रेमी के साथ प्रीवियस कमांड sudo su यूज़ किया था रूट एक्सेस पाने के लिए। अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो मैं यहाँ फिर से आ गया। और अगर मैं रूट एक्सेस के साथ ऊपर वाला एरो की दबाऊंगा तो देखेंगे कि वो मेरे को प्रीवियस कमांड्स दे रहा है। एग्जिट, ls, rm-rf, स्टार, ls, cd डॉट डॉट। तो इससे आप अपने पुराने कमांड्स सर्च कर सकते हैं इजीली। आप इससे नेविगेट कर सकते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग को एग्जिट मिला, उसके ऊपर हिस्ट्री, cd, और हम लोग वापस आ सकते हैं move, ls, cd new, ls, rm, fun, cd, rm, ls, exit फिर से। और अगर एंड में आ गए तो वो रिमूव कर देता है। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके कुछ कमांड्स। और एक और कमांड दिखाते हैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, वो है उसमें एक और एडिटर है, आपका वी एडिटर है। अगर आपका जो नैनो एडिटर है कई बार कुछ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, और कुछ लो इंटेंसिव लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस पे तो नहीं ही होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप वी इन वी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली विम टेक्स्ट एडिटर है। और अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी हो तो आप बस वी लिखें, या फिर आप टच लिखें, टच फन डॉट टी एक्स टी लिखें, उससे आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप फाइल को खोलना चाहें तो आप वी फन डॉट टी एक्स टी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा वी एडिटर, विम एडिटर इसने खोल दिया है, और मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। पर अभी कुछ एंटर नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इंसर्ट बटन नहीं दबाया। आपको इंसर्ट दबाना होगा, तो आप पहले कंट्रोल सी दबाएं, फिर आप, तो आपको बस इंसर्ट दबाना है और कुछ भी लिख दें, हेलो गाइस, आई एम फाइन। और आपको अगर ये सेव करना है तो आप बस शिफ्ट दबाएं और कंट्रोल दबाएं। शिफ्ट कंट्रोल दबाने से वो आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको राइट करके क्विट कर दें, तो उसके लिए W, या फिर अगर आप डायरेक्ट क्विट करना चाहते हैं तो बस Q। तो उससे ये जो भी लिखा है हम लोगों ने वो सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग W लिखेंगे और उससे हमारी हर चीज़ राइट हो जाएगी। अगर मैं कैट फन डॉट टी एक्स टी करूँ तो वो हेलो गाइस आई एम दिखाता है, मतलब कि हमारा डेटा एंटर हो गया। चलिए एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, न्यू फिर से बनाते हैं। और मैं आप लोगों को कॉपी कमांड दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं cp लिखूंगा और fun डॉट txt लिखूंगा, और मैं डॉट न्यू में एक नया फाइल बनाऊंगा hello डॉट txt, और मैं एंटर दबाऊंगा। तो इससे क्या हुआ, इस कमांड से बेसिकली मेरे fun डॉट txt है वो कॉपी हो गया मेरे hello डॉट txt में। तो अगर मैं ls करके न्यू में जाऊं, और न्यू के अंदर जाके आप देखेंगे कि एक हेलो डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो गया, और अगर हम लोग उसको कैट करें तो देखेंगे उसका पूरा पूरा कंटेंट कॉपी हो गया यहाँ पे। और अगर आप कोई भी कमांड के साथ हेल्प चाहें, जैसे कि अगर मैं कैट देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कैट डैश डैश हेल्प लिखूंगा। तो डैश डैश हेल्प क्या करता है, वो बेसिकली आपको कोई भी कैट या कोई भी कमांड के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस यूज़ करने हो तो आपको दिखाता है। सबसे पहले वो यूजेस दिखाएगा, फिर आपको दिखाएगा कि आप कौन कौन से फ्लैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक फेमिलियर कमांड यूज़ करते हैं ls, और इसके साथ मैं हाइफन हाइफन हेल्प डालूंगा। तो हाइफन हाइफन हेल्प डालने से देखेंगे कि वो मेरे को इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है कि मैं ls के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मैं ls के बारे में बताएगा भी कि लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। तो इसमें दिखाएगा कि हाइफन ए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट, हाइफन कैपिटल ए डज नॉट, डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड डॉट, और हाइफन बी कैपिटल। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ls के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा हेल्प कमांड। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हेल्प लिखें, और डायरेक्ट हेल्प लिखने से आपको वो सारे बेसिक कमांड्स दिखा देगा जो उबुंटू में यूज़ होते हैं। तो इसमें हम लोग फिर से देख सकते हैं कि खूब सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉलर, केस, cd कमांड, कंटिन्यू, डिक्लेयर, एको।
तो चलिए मैंने आप लोगों को एको कमांड नहीं दिखाया, एको कमांड दिखा देता हूँ, वो भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और आपको पीएस कमांड दिखाता हूँ। तो मैं कंट्रोल एल करूँगा और फिर मैं एको लिखूँगा और यहाँ पे एक डबल कोट्स दूंगा। तो डबल कोट्स में क्या है कि हम लोग बेसिकली अंदर कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि हाय और हेलो, आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम। तो ये बेसिकली आपके कंसोल पे प्रिंट कर देगा, हेलो आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है। अब आप अगर चाहें तो कोई और स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और कमांड दिखाना चाहता हूँ, वो है पीएस कमांड। ये पीएस कमांड बेसिकली आपके सारे प्रोसेसर्स को लिस्ट करता है। अगर आप पीएस लिखेंगे तो दिखा देगा आपके प्रोसेस आईडी और जो कमांड यूज हुआ है, जो चल रहा है, कमांड चल रहा है, और उनके टाइम कब से चालू हुआ है। ठीक है। तो ये था हमारा वो कमांड। ओके। और आपको कुछ बेसिक कमांड्स बता देता हूँ, वो पैकेज मैनेजर के साथ जो आते हैं, मतलब कि आपको चाहिए रहेंगे जब भी आप उबुंटू के साथ काम कर रहे हैं। वो है आपकी एप्ट पैकेज मैनेजर। सो जब आप भी जब जब भी आप उबुंटू यूज़ करते हैं तो आप एप्ट पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको कोई नया सॉफ्टवेयर कुछ भी डाउनलोड करना हो तो एप्ट पैकेज मैनेजर के साथ आप ये करेंगे। तो अगर आप चाहें गिट इंस्टॉल करने का, अगर आप लोग जानते हैं गिट क्या होता है, तो अगर मैं गिट इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा sudo apt update। ये जो कमांड रहेगा ये बेसिकली मेरे सिस्टम के जो रिपॉजिटरी लिस्ट है उसको रिफ्रेश करेगा। तो बेसिकली अगर मैं sudo apt update दबाऊँ यहाँ पे तो देखेंगे कि वो बेसिकली देख रहा है कि कोई नई चीज़ ऐड हुई है, कोई नए अपडेट्स तो नहीं है। तो उसके लिए चेक करेगा। तो ये बेसिकली आपका चेक करता है कि कोई नए अपडेट्स आए हैं कि नहीं, sudo apt update। तो वो धीरे धीरे चेक करेगा यहाँ पे। और जब वो पूरी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, कोई नए रिपॉजिटरीज ऐड करने हैं, वो ऐड हो जाएंगे। और वो बेसिकली आपको बता देगा कि अब आप जाके अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली आपके अपडेट प्रोसेस नहीं होगी, ये आपके सिस्टम की अपडेट प्रोसेस नहीं होगी, ये आपके पैकेज मैनेजर की अपडेट प्रोसेस होगी, जिसमें वो चेक करता है कि उसके जो रिपॉजिटरी लिस्ट है उसको पूरा अपडेट कर देता है और रिफ्रेश कर देता है। पर अगर आप सिस्टम को अपडेट करना चाहें आपके रिपॉजिटरी लिस्ट के साथ तो आपको कमांड यूज करना होता है sudo apt upgrade। तो यूजली जब भी आप apt update यूज करते हैं उसके साथ आप apt upgrade भी यूज करते हैं। पर जो apt upgrade कमांड है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके साथ, क्योंकि वो हर चीज़ इंस्टॉल कर देता है जो नहीं है अपडेट्स में। ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, यूजली आप पहले अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं और फिर अपडेट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। और उसको इंस्टॉल करने के लिए भी आप एप्ट पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप एप्ट पैकेज मैनेजर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एरर दिखा रहा है कि वो अपडेट नहीं कर पा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली द केस क्या होगा कि आपका इंटरनेट एक्सेस होगा नहीं और आपको इंटरनेट एक्सेस देना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा सिस्टम पूरा अपडेट हो गया है। अब मैं जाके गिट इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं sudo apt इंस्टॉल लिखूंगा और मैं अपने पैकेज का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल गिट कर सकता हूँ। मैं एंटर दबाऊं तो वो मेरे गिट को पहले पैकेज को ढूंढेगा। वो पैकेज को ढूंढेगा कि गिट करके कोई पैकेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर उसको मिल जाता है पैकेज तो वो आपसे पूछता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। वो आपको बता देता है उसका साइज क्या होगा। तो बोलता है कि 38.4 MB एडिशनल डिस्क स्पेस चाहिए रहेगी। तो आपसे पूछता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आप वाई लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गिट अब इंस्टॉल हो गया है। अब मैं गिट को चेक करना चाहूँ तो मैं उसका नाम लिखूंगा मेरे टूल का और मैं हाइफन हाइफन वर्जन दूंगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे को दे देगा मेरे गिट का वर्जन। तो उसने मेरे गिट का वर्जन दे दिया। और दोस्तों अगर आप वो इनपुट नहीं देना चाहते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू येस और नो, और आप डायरेक्ट इनपुट देना चाहते हैं कमांड के साथ ही, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर से और कमांड ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पे आप बस हाइफन वाई डाल दें। तो हाइफन वाई डालने से क्या होता है कि वो बेसिकली आपसे ऑलरेडी इनपुट ले लेता है, वो है वाई, और रुकता नहीं है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो। ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। अगर आप रिमूव करना चाहें कोई भी पैकेट, जैसे गिट को हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है पर अब हम लोग उसको रिमूव करना चाहें तो हम लोग फिर से sudo apt रिमूव लिखेंगे और गिट लिखेंगे हम, और कोई भी या फिर कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हाइफन वाई दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पूछेगा, पर मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ तो मैं एक्चुअली हाइफन वाई रहने ही देते हैं। तो मैं एंटर दबाता हूँ
और देखेंगे कि वो रिमूव करना चालू कर दिया उसने। तो बोला फॉलोइंग ऑटोमेटिकली इंस्टॉल और नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और वो रिमूव कर रहा है, रिमूविंग गिट। अब उसने गिट रिमूव कर दिया। आप वेरीफाई कर सकते हैं गिट हाइफन हाइफन वर्जन डाल के, और आपको पता चल जाएगा। तो बोल रहा है कि नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि आपने रिमूव कर दिया है। तो गाइज ये थे आपके सारे बेसिक कमांड्स। अगर आपको ये भी कमांड्स आ गए हैं, थोड़ा समझ गए हैं, तो आप लिनक्स के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। और आप उबुंटू पे, एटलीस्ट उबुंटू के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। और उबुंटू पे एक और कूल चीज़ है कि आप यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। तो आप डायरेक्टली, मैं टर्मिनल क्लोज करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे नया फोल्डर या फिर नया डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। नाम दीजिए हेलो, और फिर क्रिएट कीजिए। तो ऐसी ही इसकी स्टोरी है उबुंटू और लिनक्स की। तो दोस्तों ये था हमारा लिनक्स का ट्यूटोरियल। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को इससे कोई नई चीज़ पता चली और आपको एक फाउंडेशन मिला लिनक्स के लिए और उबुंटू के लिए। इसको आप लेके और आगे जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप काफ़ी पैशनेट इस टॉपिक के बारे में, या आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जाना चाहेंगे, तो आई होप कि इससे आपको कोई सीख मिली। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। और फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को नहीं मिस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शंस पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।